ओके तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में IFRS 9 शुरू कराया था जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर मैं किसी को दे रहा हूँ तो वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, सही है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर मैं किसी को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दे रहा हूँ तो क्या जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है क्या उसके लिए वो लायबिलिटी हो सकती है? यस, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल लायबिलिटी। जो इंस्ट्रूमेंट दे रहा है क्या उसके लिए वो इक्विटी हो सकती है? यस, हो सकती है। अच्छा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट जा रहा है फाइनेंशियल एसेट हो सकता है। फाइनेंशियल एसेट में भी दो कैटेगरीज, एक शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी और एक राइट टू रिसीव कैश। यानी ये तो हमने बहुत कॉम्प्लेक्स कर लिया कि उसके हम मतलब लफ्ज बाय लफ्ज मायने में चले गए। हमने कहा सिंपल रखते हैं ना, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक बंदे के लिए फाइनेंशियल एसेट हो और दूसरे के लिए इक्विटी या फाइनेंशियल। फिर मैंने कहा भाई ये बता दो फाइनेंशियल एसेट में आता क्या क्या? आपने बोला किसी कंपनी के शेयर्स खरीदो, या राइट टू रिसीव कैश है, या तो कैश इटसेल्फ है। जो काउंटर पार्टी है, जो इशूअर है, उसके लिए वो होगी ऑब्लिगेशन टू पे या इक्विटी। यही सीखा था। फिर हमने कहा था ये सारी चीज़ें कर कराने के बाद हम एक स्टेप आगे गए थे और मैंने कहा था हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं फाइनेंशियल एसेट की, और फाइनेंशियल एसेट में भी शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी की। फाइनेंशियल एसेट में भी शेयर्स ऑफ, यानी हमने इन्वेस्टर को उठाया और हमने कहा ये इन्वेस्टर भाई किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसकी क्या अकाउंटिंग होगी? तो हमने कहा था कि भाई इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन इक्विटी सिक्योरिटीज। और फिर हमने कहा था जब भी कोई बंदा किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा इक्विटी सिक्योरिटीज में तो उसको कितने तरीकों से रखने की इजाजत है? दो, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू। पर सर ये तो सेम हो गया, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L, ये भी हमने बात सीखी। फिर मैंने एक और बात बताई, मैंने कहा जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे रखूंगा इसका मतलब है रखूंगा तो फेयर वैल्यू पे, पर उसका जो रिजल्टिंग चेंज है, गेन या लॉस है, वो कहाँ जाएगा? OCI में। अच्छा, फिर मैंने एक और चीज़ सीखी थी कि मैं रखूंगा तो फेयर वैल्यू पे और हो सकता है उसका गेन कहाँ जाए? P&L में। तो मैंने कहा आपको इधर कब जाना है उधर कब जाना है ये कैसे डिसाइड होगा? जब स्ट्रेटेजिक आपका ऑब्जेक्टिव हो तो कहाँ जाएगा? और अगर आपका मकसद यही है खरीदना बेचना खरीदना बेचना खरीदना बेचना तो P&L। यानी हमने ये कहा आपको सवाल में लिखा हुआ दिखे कि कंपनी हैज परचेज 5000 शेयर्स ऑफ कंपनी बी विद द पर्पस ऑफ होल्डिंग इट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो ये कौन सी इन्वेस्टमेंट है? स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट किस पे रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे। अच्छा, फिर मैंने कहा कंपनी हैज परचेज 5000 शेयर्स ऑफ कंपनी बी विद द इंटेंशन टू डील इन दो सिक्योरिटीज, तो क्या है? P&L। तो स्टैंडर्ड ने ऑल टुगेदर कहानी ये बनाई कि भाई अगर आपका मकसद अपने P&L में प्रॉफिट एंड लॉस में गेन लॉस गेन लॉस गेन लॉस दिखाना है तो आपका मकसद ही ये है कि आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे। तो इसका बिजनेस मॉडल क्या हो गया? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो आप उसको कहाँ रखेंगे? फेयर वैल्यू थ्रू, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके P&L में उसका गेन लॉस दिखे। अच्छा, एट द सेम टाइम मैं दूसरी जगह चला जाऊं तो मैं दूसरी जगह ये कह रहा हूं कि भाई अगर मेरा मकसद ये है कि मुझे रखना ही उसको किस पे? लॉन्ग टर्म के लिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को वो कहता है कि भाई आपको मकसद ही नहीं है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई चार्ज दिखाएं, तो इसके लिए आपके हमने कैटेगरी बना दी, वो क्या थी? फेयर वैल्यू थ्रू OCI। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट को बेच भी दोगे तो OCI से रिटेन अर्निंग में चला जाएगा, P&L में कभी भी नहीं जाएगा। चलें, ये तो फिर मैंने जो क्विज दिया था वो हो गया था, वो सिंपल था, उसमें आपकी खाली कॉन्सेप्चुअल टेस्टिंग थी और कुछ भी नहीं था। चलें, आज हम एक प्योर अकाउंटिंग शुरू करते हैं फेयर वैल्यू थ्रू OCI की। अच्छा देखो, हमने कहा कि एक कंपनी है जिसने कितने शेयर एक्वायर किए हैं? 5000। कौन सी कंपनी के? कंपनी बी के। और एक्विजिशन डेट क्या लिखी हुई है? 1 जनवरी 2025। चलें, ये हो गई हमारी एक्विजिशन डेट। मुझे पता लगा इस दिन पे एक शेयर कितने का चल रहा है? 25 रुपये पर शेयर का। चलें, मैंने कहा सर मैं पहली एंट्री बनाऊंगा जनवरी 1 2025 पे। अच्छा, मुझे बताते हो इस दिन एक शेयर कितने का चल रहा है? 25 का चल रहा है। मैंने कहा सर फेयर वैल्यू
पर शेयर चल रही है 25। अच्छा अब एक और चीज सुनिएगा, जब मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने जाता हूं ना मार्केट में, तो बीच में इन्वॉल्व होता है ब्रोकर। वो चार्ज करता है अपनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट। क्या चार्ज करता है? उसको हम कहते हैं ब्रोकरेज फी कह लो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कह लो, बात एक ही है। अच्छा, ट्रांजैक्शन को करने की कॉस्ट। अच्छा, मैं ब्रोकर को कहूंगा भाई मुझे इस कंपनी के शेयर्स खरीद के दे दे। उसने बोला सही है भाई, एक शेयर कितने का चल रहा है? 25 का। तो मैंने कहा अच्छा बस 25 देने ना। उसने बोला नहीं, होशियारी नहीं, मैं आपसे 1.5 पर शेयर कमीशन भी लूंगा। 1.5। तो अच्छा, मैंने कहा कि क्या मैं इसमें ये ऐड कर दूं, तो मुझे ये एक शेयर कितने का पड़ गया? 26.5। अच्छा, ये है हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आ गई। अच्छा, कोई आपसे बोले आपको सर वी कांट बाय शेयर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर। नो, बिकॉज यू नीड टू इन्वॉल्व इंटरमीडियरी, जिसका ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट होता है, तो उसको आपको कमीशन देना ही देना है। चैनल होता है ना उसका, सही है? नहीं, डायरेक्ट कहाँ खरीदते हैं? ब्रोकरेज हाउस के जरिए खरीदते हो। तो आप खरीदते तो डायरेक्ट ही हो, पर बीच में चैनल किसका है? ब्रोकर का, क्योंकि वो जिम्मेदारी होती है उसकी कि वो सीडीसी से शेयर्स यहाँ से वहाँ नाम पे करवाता है, तो इसलिए वो कमीशन करेगा अपना चार्ज। एनीवेज, हमने कहा कि जिस दिन मैंने इस कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं उस दिन इस कंपनी की शेयर की वैल्यू कितनी चल रही है? 25। पर क्या मुझे 25 का पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट के साथ? अच्छा, मैंने कहा तो अब सर यहाँ पे एक बात सीखी बातों बातों में, यहां पे लिखते हैं इनिशियल रिकॉग्निशन होगी फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। यानी कोई आपसे पूछे कि आप इनिशियली अपनी इन्वेस्टमेंट को किस पे रिकॉर्ड करेंगे, आप बोलेंगे फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे। अच्छा, मुझे जल्दी से बता दो आपके पास ऑल टुगेदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं? इसको जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है? 132 500। अच्छा, मैंने यहां पे एक एंट्री बनाई इसी दिन के ऊपर, इन्वेस्टमेंट की मैंने अपनी डेबिट, बैंक किया कैश क्रेडिट। आपने कहा 1/32/500। अच्छा, अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इसको रख रहा फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे हूं, तो व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मुझे पीएनएल के अंदर कोई गन खुराबात नहीं चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरा पीएनएल डिस्टॉर्ट हो। मैं अपने ऑपरेशंस की इनकम कमाऊंगा, दैट्स इट। उसके आगे मुझे पीएनएल में कुछ भी और नहीं चाहिए। तभी आपको कहा गया कि भाई आपके लिए ये मॉडल है, आप पीएनएल से इसको पाक साफ रखें, अपने गेन लॉसेस कहाँ बुक करें? ओसीआई में। जब बेचोगे तो कहाँ ले जाना? रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग में जैसे पीपीई का होता है, पीपीई में रीवैल्यूएशन सरप्लस जब तक है तो है, जब पीपीई नहीं है तो उठा के कहाँ फेंक देते हो? रिटेन अर्निंग में। बात एक ही है। चलें, ओके। अब हमने कहा कि भाई ये तो हो गई जनवरी 1 की एंट्री। अब हम जरा आगे जाएं तो हमें पता लगता है कि 1 जुलाई को 2025 को प्राइस कितनी हो चुकी है? 34। एग्रीड। और उसके आगे प्राइस कितनी हो चुकी है? 38। अच्छा, समझने की बात यह है कि अगर मैं ये वैसे देखूं तो मुझे ना 34 वाली प्राइस को इग्नोर कर देना चाहिए। रीजन बताता हूं। मेरी रिपोर्टिंग डेट कौन सी है? तो देखो, अब दो चीजें बताता हूं, ये समझने की बात है। एग्जाम में अगर वो आपको कहता है कि मुझे जर्नल एंट्रीज बना के दो हर एक इवेंट की, तो फिर यहां भी बनाओगे, यहां भी बनाओगे। वो आपको कहता है कि भाई मुझे रिपोर्टिंग डेट की बना के दो, तो सिर्फ एक ही बार बना जाने। देखो, फजूल बात है ना, पहले मैं इसको 25 से 34 पे लाऊं, 34 से 38 पे लाऊं, या डायरेक्ट 25 से। बात एक ही है। दो एंट्री में गेन बुक करो, एक एंट्री में गेन बुक करो, बात एक ही है। पर हाँ, अगर वो कहता है कि हर एक जर्नल एंट्री मुझे बना के दो, तो आपको फिर बना के देनी है, पर हर इवेंट की देनी है। चलो, एनीवेज, हम हाँ फॉर द ईयर एंड बोले तो सारी बनानी है, फॉर द ईयर एंडेड बोले तो सारी बनाएंगे। अभी हम इसको इग्नोर कर लेते हैं जी।
तो सब बनेंगे। तो हर क्वार्टर की रिपोर्टिंग होगी। यहाँ पे भी यही सवाल आया, लीना कह रही है कि सर अगर मेरी क्वार्टरली रिपोर्टिंग है तो हर क्वार्टर पे जो प्राइस होगी वो मेरे लिए रेलेवेंट होगी। एग्रीड है जी। कैपिटलाइज होगी, ये रिकैपिटलाइज हो गई ना। क्या मैं कह सकता हूं मैंने 1.5 पर शेयर कैपिटलाइज किया है, तो आप वैसे सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो 1.5 को 5000 से, जल्दी से क्या आता है 1.5 को जल्दी से 7500। ये जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपने एडिशनली क्या की है, कैपिटलाइज की है। किसमें, इन्वेस्टमेंट के अंदर। क्योंकि अगर आप इसको हटा देना तो ये कुल मिला के आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की थी, 1.25 की। तो इसमें जो 7500 का जो अपर कैप है वो क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, क्योंकि वो कैपिटलाइज हुई है। क्योंकि पता है स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई जब आपका मकसद ही नहीं है कि इसका पीएनएल में कुछ जाए तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कैपिटलाइज होगी, वो भी पीएनएल में नहीं जाएगी। सीधा सीधा हिसाब किताब है। पर हम सीख क्या रहे हैं, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, कुछ भी पीएनएल में नहीं जाएगा। क्योंकि वो चाहिए रहा है कि आप जब ऐसे मॉडल पे हैं कि आपको रखना ही लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में कोई गन खुराबात नहीं चाहिए, तो आप इसकी कोई भी चीज पीएनएल में लेके नहीं जाएंगे, तो वो कैपिटलाइज हो गई है। क्लियर है। चलें अब हम आते हैं 31 दिसंबर पे। 31 दिसंबर 2025। अच्छा अब हम कह रहे हैं हमने ये सिक्योरिटी खरीदी कितने की थी, यस, क्योंकि आप 25 नहीं कह सकते, आपको ये महंगी पड़ी थी, तो आप कहेंगे आपने इसको कैरीड एट 26.5। आपने कहा मेरी फेयर वैल्यू कितनी चल रही है, 38 पर शेयर, दोनों का डिफरेंस 11.5। अच्छा ये मैं कह रहा हूं ये मुझे आ गया गेन पर शेयर। आपका सवाल ये होना चाहिए आपने अभी ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्यों इग्नोर किया, क्योंकि ना मैं खरीद रहा हूं ना मैं बेच रहा हूं, सिर्फ फेयर वैल्यू पे लेके जा रहा हूं। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कब आएगी, जब बेचेंगे या खरीदेंगे। यहां पे ना मैं खरीद रहा हूं ना मैं बेच रहा हूं। हाँ अगर मैं और शेयर्स खरीद रहा होता तो फिर जितने शेयर्स खरीदता उस पर फिर ब्रोकरेज पे करता। इस केस में अभी मैं कुछ भी खरीद, जो मौजूदा इन्वेस्टमेंट है मैं मार्केट में जाके देख रहा हूं, जब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड पे इतने का चल रहा है, मैंने यहां से उठा के वहां पर, क्योंकि मुझे रखना किस पे, फेयर वैल्यू पे। चले तो अब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 570 अच्छा अब हमने यहां पे जानी इन्वेस्टमेंट को डेबिट किया और ओसीआई को क्रेडिट कर दिया 57,500 से। अच्छा भाई कोई आपसे पूछे कि आपका इस साल का इस इन्वेस्टमेंट पे कमाया हुआ गेन कितना है, पर क्या ये प्रॉफिट में आएगा, ये प्रॉफिट के क्लोज होने के बाद। अच्छा ओसीआई में क्लोज होने के बाद रिटेन अर्निंग में जाएगा या रिजर्व में, अलग से रिजर्व में जाएगा, जैसे रीवैल्यूएशन रिजर्व होता है, ये रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट होगा, ये तब तक रहेगा जब तक आप इसको बेच नहीं देते। तो अब इसके खाली बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना के देखते हैं कि बैलेंस शीट बनती तो कैसी दिखती। तो हमने कहा सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाने, उसके नॉट द इंटायर बैलेंस शीट। तो हमने कहा कि सर अगर हम यहां पे दिखाएं तो हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ रही होगी, पता है कितने पे, हमने कहा 38 इंटू कितना आता है, 1 लाख। और ये आनी भी चाहिए क्योंकि आपने खरीदी कितनी थी, 1,32,500 की। 1,32,500 के बाद आपको गेन कितना हुआ, तो वो कितने पे पहुंच गई, 190 पे। होनी भी किस पे चाहिए, और 190 इज द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा मॉडल है फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अच्छा अब मैं आता हूं यहां पे, मैं जरा यहां पे लिखा मैंने सर इक्विटी। अच्छा इक्विटी के अंदर मैंने यहां पे लिख दिया इन्वेस्टमेंट कितने का। अच्छा ये बैलेंस शीट आपको ये बता रही है कि वो जो ऊपर इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है ना,
उसके अंदर इतने का गेन शामिल है, तो रिटेन अर्निंग में क्यों नहीं लेके गए? ओसीआई है, और ओसीआई से रिजर्व में जाएगा। नहीं, जब बेचेंगे तब जाएगा, जमा होता रहेगा यहाँ पे, लॉन्ग टर्म है। अभी तो आप इसको भूल जाए यहाँ पे रख के, अगले साल फिर गेन आएगा फिर जमा होगा, अगले साल फिर गेन आएगा फिर जमा होगा, लॉस होगा तो ये कम होता रहेगा, और हो सकता है नेगेटिव भी हो जाए, क्योंकि इसका पीएनएल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, दोनों कहाँ जाएंगे? ओसीआई में। और ओसीआई से कहाँ जाएंगे? रिजर्व में। अगर रिटेन अर्निंग होता भी तो उसमें कुछ और होता, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पहले बताओ, यहां तक क्लैरिटी है? एक बेसिक बात है, यानी हमने पहले बेसिक इलस्ट्रेशन की है कि फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई को हम ऑल टुगेदर अकाउंट फॉर कैसे करेंगे। चलो एक और बात, अगर मैं ये कहता हूं कि ये कंपनी 31 दिसंबर पे डिविडेंड देते, अज्यूम करते हैं कि 31 दिसंबर पे डिविडेंड देते, तो हम यहां पे कह रहे हैं, अज्यूम कर रहा हूं कि इस कंपनी ने 4 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है। तो हम एक काम ये करेंगे, 4 इंटू, क्योंकि मेरे पास तो 5000 शेयर है ना पूरी कंपनी के, तो मुझे यहां पे मैंने एक एंट्री बनाई, डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम कितने से। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि ये जो डिविडेंड इनकम है ये पीएनएल में जाएगी, और पीएनएल से होके कहां जाएगी? क्योंकि जो ओसीआई वाला चक्कर है ना, वो सिर्फ फेयर वैल्यूएशन वाला है, डिविडेंड सीधा सीधा उठ के कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, दोनों के अंदर। इस पे पंगा नहीं है। पंगा किस पे? फेयर वैल्यूएशन पे। यानी फेयर वैल्यू पे रखूंगा ओसीआई, फेयर वैल्यू पे रखूंगा पीएनएल, डिपेंडिंग अपॉन योर बिजनेस मॉडल। क्योंकि देखो, मेरा अगर लॉन्ग टर्म रखने का मकसद है तो उसके पीछे वजह ये है ना कि मैं डिविडेंड खाता रहूंगा, और जो गेन होगा वो जमा होता रहेगा। कहाँ जमा होता रहेगा? ओसीआई में, और ओसीआई से रिजर्व में। रिटेन अर्निंग में अभी कब तक? जब तक इसको बेच नहीं देते। तो ऑनलाइन वालों बताओ, ये बात क्लियर है? रिजर्व नेगेटिव भी हो सकता है बिल्कुल, पर वो नेगेटिव कब होगा? जब आपकी कॉस्ट से भी इन्वेस्टमेंट नीचे हो जाए, और वो तब तक नेगेटिव में पड़ा रहेगा जब तक आप इसको बेच नहीं देते। तो ये बिल्कुल नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, नहीं, शेयर्स पे कभी इंटरेस्ट नहीं आता ना? नहीं, अब बात ही नहीं है ना, जब केस ही नहीं है तो वो पूछे भी क्यों? कहने का मतलब ये है कि डिविडेंड तो शेयर्स पे आता है ना। अगर ये डेट सिक्योरिटी होती, डिबेंचर होते तो कहानी कुछ और थी। इक्विटी सिक्योरिटीज पे कभी भी इंटरेस्ट नहीं आता है। इक्विटी सिक्योरिटीज पे क्या आता है? डिविडेंड। देखो, अगर हमने अपनी पहली क्लास में ये ना किया होता, शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में हमने क्या लिखा हुआ था? पर्पस क्या था? टू अर्न और फेयर वैल्यू गेन। दो बातें की थी ना। इसके ऊपर इंटरेस्ट की बात किस पे की थी? डिबेंचर पे। तो अभी हम इक्विटी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, डेट सिक्योरिटी की? इक्विटी की। तो हम फोकस भी किस पे कर रहे हैं? इक्विटी पे, वो भी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। चलें, ये आ जाए। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल आया, सर डिविडेंड की एंट्री क्या लिखी है, बता दें। ये रही डिविडेंड की एंट्री। ये है कि आपने डिविडेंड रिसीवेबल को किया डेबिट, और डिविडेंड इनकम को, जो आप नॉर्मल करते रहते हैं, जो नॉर्मल एंट्री होती है। सर ये बैलेंस शीट टैली क्यों नहीं हो रही? माशाल्लाह, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है, ये पूरी बैलेंस शीट नहीं है। ये टैली कभी भी नहीं होगी, अल्लाह की कसम, क्योंकि ये पूरी बैलेंस शीट का एक हिस्सा है। हम बोल रहे हैं कि इस इन्वेस्टमेंट के लिए, इस इन्वेस्टमेंट से जो जो चीज़ें हिट हो रही हैं वो एक्सट्रैक्ट के तौर पे दिखा दो। क्लियर है? मानिया, बात समझ आती है? अदरवाइज पे मुझे अजम्पशन लेनी पड़ेगी कि मैंने एक कंपनी अगर खरीदी होती तो उसका कैपिटल ये होता, बैलेंसेस ये होते, उसके बाद ये होता। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। क्लियर है? ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पे एक सवाल, ज़रा इसी पैटर्न पे मुझे सॉल्व करके दिखा दें जल्दी से, फोकस के साथ। क्या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए कैपिटलाइज किया क्योंकि हर वो खर्चा जो 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देता है? नहीं, हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट को इसलिए कैपिटलाइज कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में कोई भी चीज़ पीएनएल में नहीं जाती है। तो जब कुछ भी पीएनएल में नहीं जाता तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पीएनएल में नहीं जाएगी। ये वजह मानिए इसकी।
हाँ, ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट परसेंटेज में है, तो आप जो पर शेयर है ना उसके ऊपर ये परसेंटेज लगा देंगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगी पर शेयर की। पहले मुझे अमाउंट मिली हुई थी, अब क्या मिला हुआ है? परसेंटेज। तो आपकी जो भी फेयर वैल्यू है उस पर आप ये लगा देंगे। अच्छा, दो रिक्वायरमेंट्स हैं, जर्नल एंट्रीज भी बनानी है और बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट भी बनाना है। हाँ, एडिशन भी हुई है ना। एडिशनली 50,000 शेयर्स वर आल्सो एक्वायर्ड ऑन 30 जून, यानी आपने और शेयर्स भी खरीदे हैं, तो पहले अलग खरीदेंगे, बाद में अलग खरीदेंगे और रिपोर्टिंग डेट पे दोनों को रीवैल्यू करेंगे। ठीक है, दो लॉट्स हो गई ना, एक पुरानी वाली एक नई वाली। तो अगर पहले मैंने 10,000 शेयर खरीदे हैं, इसमें कितने खरीदे हैं? 2.5 लाख, और बाद में कितने खरीदे हैं? और 50। तो 2.5 लाख को अलग लेके चलूंगा, 50 को अलग लेके चलूंगा। 1.5% ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर मानिए, वैल्यू ऑफ शेयर 1.5% वैल्यू ऑफ शेयर, पर शेयर की प्राइस होती है ना ये। यानी ब्रोकर ये कहता है कि भाई आप जितनी भी ट्रांजैक्शंस करो, मैं आपसे एक शेयर पे इतना चार्ज करूंगा। हाँ भाई, इनिशियल वैल्यू कितनी निकाली तुमने 2.5 लाख की? 266,3750। दिस इज इंक्लूसिव ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट। नहीं, पहले वाले का नहीं करना, पहले वाले को एंड में ही ले जाओ बस। यानी बस वो वहाँ आखिर तक की बना दो। मतलब वैसे मुझे पता है कि आपने अगर बनाना चाहो तो सब बना सकते हो, पर हम कह रहे हैं हम बार बार क्यों रीवैल्यू करें, हम एक साथ रिपोर्टिंग पे करेंगे। सही है, यानी हम ये प्रिंसिपल बना लेते हैं, हम एक खरीदते वक्त एंट्री करेंगे और एक रिपोर्टिंग डेट पे एंट्री करेंगे, बस दोनों पे, दोनों को मिला के। बेहतरीन, अभी देखते हैं बस। यानी आप कह रहे हैं दोनों को मिला के 1373 गेन आ रहा है, 750। ओके, इनिशियल ये कह रहे हैं 266,43,750। हाँ जी, डन।
OCI का नेट गेन आ रहा है 1373750, यही है। चलें ओके, तो हमने कहा कि सबसे पहले आप ये बता दें कि भाई आपने इनिशियली इसको परचेज़ किया है जनवरी 1 2020 में। आपने कहा फेयर वैल्यू पर शेयर आपकी आ रही है 105 और आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो 1.5% ऑफ 105, वो कितनी आती है? तो आपने कहा 106.575। इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँ 2.5 लाख शेयर से, ये कितना आता है? 266। ओके, तो आपने यहाँ पे एक एंट्री बना ली इसकी, इन्वेस्टमेंट डेबिट और बैंक क्रेडिट 266 ये पहला हिसाब किताब तो सिंपल है। अच्छा, अब आपने कहा कि अब अगर इस पूरे सवाल में कोई दूसरा इवेंट हुआ है तो वो हुआ है 30 जून को, और मैं पिछली वाली इन्वेस्टमेंट को आके यहाँ पे रीवैल्यू नहीं करूँगा। मैं बोलूँगा भाई क्यों दो बार करना बिला वजह, आखिर में एक साथ ही कर लो, या चंक्स में रीवैल्यू करो, एक साथ करो, बात एक ही। अनलेस के एग्जाम ने स्पेसिफिकली कहे कि हर ट्रांजैक्शन डेट की मुझे करके दो तो समझ आता है। पर हम अभी क्या कह रहे हैं, जब खरीदेंगे तब, जब रिपोर्टिंग पे जाएंगे तब। अच्छा भाई, हमने कहा कि अब हम आ गए 30 जून पे। 30 जून 2020 पे हमारी एक शेयर की फेयर वैल्यू कितनी चल रही है? 110। अच्छा, ब्रोकर बोलेगा भाईजान आपकी वैल्यू कुछ भी चल रही है, उस वैल्यू का 1.5% हमारा है, 1.65। तो आपने कहा 111.65, इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया 50,000 से, तो कितना बनता है? 500। अच्छा जी, 558 to 500। तो हमने यहाँ पे ऑल टुगेदर इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड किया और बैंक को क्रेडिट कर दिया 5582 ये आ गया हिसाब किताब। ओके, इसको करने के बाद हमने कहा कि भाई अब हम आ गए कौन सी डेट पे? ये हमारी कौन सी डेट कहलाती है? रिपोर्टिंग डेट। अच्छा, रिपोर्टिंग डेट पे ज़रा हम यूं कर लेते हैं, हम कह रहे हैं हमारे पास लॉट 1 है और लॉट 2 है। अच्छा, इसके अंदर नंबर ऑफ शेयर्स आपने मुझे बताया कि एक 2.5 लाख है और एक 50,000 है। हाँ भाई, कॉस्ट पर शेयर थी हमारे पास 106 और यहाँ पे आ गया 111.65। फेयर वैल्यू दोनों की सेम होगी। या जगह गेन पर शेयर। अच्छा, गेन पर शेयर में यानी ऑल टुगेदर आप बताएंगे कितना आता है? नहीं, मतलब अगर पर शेयर बताएं आप पहले, इन दोनों का डिफरेंस। नीचे वाले का 3.65 है, ये आ गया, और पहले वाले का पर शेयर तो ये 3.65 कैसे होगा? ओके, और 5.425। अच्छा, अब हमने सिंपल ये किया, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हमारे पास यार 13250 और ये, और टोटलिटी में 1373750। अच्छा, यहाँ पे आप सिंपल एक एंट्री बना देंगे सर, इन्वेस्टमेंट OCI
1373750। क्लियर है? अच्छा, और अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसी पे ही मुझे आप बना के दे दें सर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने निकाली हुई होगी कितने पे? 3.3 या 33 मिलियन? ये ओके। अच्छा, इक्विटी के अंदर आपके जो रिजर्व्स हैं वो ये निकाले हुए आपने 1373, ये आ गया हिसाब किताब। हाँ जी, बात क्लियर है? सिंपल सिंपल हिसाब किताब। ये हमने जो अकाउंटिंग सीखी वो है कौन सी? फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। चलो अब एक टेक्निकल बात करते हैं, अगर तुम बता पाओ प्लीज सुनना, बड़ी अहम बात है। मैं आपसे पूछूं मेरा इस साल का गेन कितना है और एजेड यही है, सेम क्यों है? पहला ही साल है, पहला ही साल है। अच्छा, और अगर मैं अगले साल जाता हूं तो एजेड और फॉर द ईयर में फर्क आ जाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूं जरा इसको भी समझें। एग्जामिनर आपको 3 नंबर का एमसीक्यूज देता है फ्री का, बोलता है एजेड गेन निकाल के दे दो, वो ऑप्शंस दे देगा, उसमें वो 1 ईयर वाला भी रखेगा उस ऑप्शन में, क्योंकि आपका आंसर है, आपने बोला चल भाई। ऐसे नहीं करना, आंसर दिख गया मैच हो गया इसका मतलब नहीं वो सही है, वो रखता है ऐसे आंसर जो दिखने में लगे कि ये तो आंसर में से आ रहा है, उसमें आपने अवेयर रहना है। क्योंकि मैं जो क्विज भी दूंगा आज उसमें भी यही होगा कि या तो मैं एजेड पूछ रहा हूं या फॉर द ईयर पूछ रहा हूं। तो के काम करना, एजेड का मतलब है आज तक, फॉर द ईयर का मतलब है 1 साल जी, और कम हो सकता है। तो फिर नेट बताओगे कि लॉस फॉर द ईयर क्या है या नेट गेन फॉर द ईयर क्या है। सही है, तो दोनों बातें हैं, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। पर अभी सो फार हमने किस पे काम किया है? गेन पे। अभी आगे सवाल आएंगे इसमें क्या होंगे? लॉसेस भी होंगे। चलें अगला सवाल। यस, यही तो FAR 2 में प्रैक्टिस की गेम है, सवाल करते हैं। डबल 3 6 0 0 0 0 नहीं आ रहा है, ये कैसे नहीं आ रहा है? 1 मिनट रुकिएगा जानी, ये तो सिंपल है। आप सिंपल क्या करें, हमारे पास कितने शेयर्स हैं अभी? 3 लाख, और एक शेयर कितने का चल रहा है? तो अगर 3 लाख को आप 112 से मल्टीप्लाई करें, देखें यही आता है, एक जगह यही आएगा। अगर आप एंट्री वाइज भी चलेंगे तो बच्चों तब भी यही आएगा। आप जितने पे कैपिटलाइज किया है दूसरी कैपिटलाइजेशन को प्लस करें, ओसीआई की गेन को प्लस करें। सिर्फ तसल्ली के लिए एक बार कर लें प्लीज। 266433750 लिखें कैलकुलेटर पे, 266433750 लिखें, उसके अंदर 5582 ऐड करें क्योंकि ये भी इजाफा हुआ है, और 137350 को ऐड करें, यही आता है। तो आइदर यू गो बाय एंट्री प्लस प्लस प्लस, या तो डायरेक्टली, बात एक ही है। सही है अरीज, यही आ रहा है इसमें, और कोई फर्क नहीं है जी। ये मतलब अगर जैसे नीचे आपने गेन पर शेयर निकाला है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ये तुम तब फंसोगे जब मैं 2 सालों की वर्किंग दूंगा, फिर डायरेक्ट करके दिखाना। सही है, तो मैं किसी ऑब्जेक्टिव से करता हूँ। यानी एक बच्चा बोलता है ना सर वर्किंग कैसे करनी है, तो ये रही, एग्जामिनर को दिखाओ भाई मैंने यहाँ से, अब देखो ये जो एंट्री बनाओगे ना, मैं अपने एग्जाम में क्या करता था, यहाँ पे लिखता था वर्किंग 1 और यहाँ पे उसको रेफर कर दो भाई वर्किंग 1 ये। नहीं तो एक ही एंट्री बनेगी ना। देखो ओसीआई का गेन अगर मैं, बच्चा जल्दी से मुझे बताओ सारे बच्चों, अगर मैं अलग अलग एंट्री बनाऊंगा तब भी नतीजा, एक साथ बना दूं तब भी नतीजा। मैं EFU लाइफ का ऑडिट करता हूं ना, वहां पे जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं ना सिक्योरिटीज अलग अलग कंपनीज, वो 500 प्लस होती हैं। तो अगर मैं 500 प्लस की अलग अलग एंट्री बनाने बैठ गया ना तो मेरी जिंदगी वहीं तबाह हो जाएगी। सही है, तो आप क्या करते हैं 500 सिक्योरिटीज की वर्किंग एक साथ करते हैं और उसको एक साथ एंट्री बना लेते हैं, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग हैज टू गो टू OCI। तो मैं डेबिट करूं माइनस करूं प्लस माइनस पहुंचूंगा तो एक ही जगह पे। क्लियर है, तो सवाल सही है अपनी जगह, अलग अलग में टाइम ज़्यादा लगेगा।
हाँ, अलग अलग आपको पंचायत कब होती, जब कुछ होती ओसीआई वाली तो ओसीआई को अलग देखेंगे, पीएनएल को अलग देखेंगे। क्लियर है? यानी हिसाब किताब अलग अलग रखेंगे पर एंट्री एक ही बनाएंगे। सही है? अच्छा, एक जीरो आपका एक्स्ट्रा लग गया था, चलो ये भी हमारी गलती। सही है। डिविडेंड रिसीवेबल डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट, यानी या तो रिसीवेबल या तो बैंक, क्योंकि ये तो जून में हुआ ना, इंटरिम होगा तो पैसे मिल भी गए होंगे। तो रिसीवेबल टू इनकम कर लो या बैंक टू इनकम कर लो, बात एक ही है। क्योंकि एग्जाम में तो वो लिख के बताता है कि नॉट येट रिसीव्ड, हैव टू बी रिसीव्ड, तो हैव टू बी होगा तो रिसीवेबल, रिसीव हो गया तो बैंक। यस मास, बिल्कुल एज ऑन और एज एट सेम चीज़ है। आसान था नीस। लास्ट अटेम्प्ट में FAR 1 तुम सबने दिया था ना? आसान था ना? कैश फ्लो किस किस का डेली हुआ था? बेहतरीन, मतलब आई हर्ड मैनी पीपल। बेहतरीन, हालांकि वो बहुत इजी टू मैनेज सवाल था वो वाला, वैसे मैनेजेबल था पेपर। कॉस्टिंग तो मैंने सुना कि नहीं सर, उसमें बहुत टेक्निकलिटी बदला लिया तुम लोगों से। सर कॉस्टिंग में ये था कि हाल ही में मैंने देखा इस बंदे की भी कोई भी, इस बंदे की भी आगे भी, तो तुमने बोला चलो हम भी एक ही कश्ती में सवार हैं, एक साथ ही। मैं जितनी कोशिश करूँ बच्चे मुझे देख रहे हैं। मतलब मैं तो खैर बड़े वो पीले स्कूल का था ना मैं, तो अब मुझे जैसे आज मैं ऑडिट पढ़ाता हूँ और वो पूरी प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ के साथ, तो मैं अपने वक्त पे मुझे थोड़ी ना ये पता थी चीज़ें, तो मैं तो इंटर बैकग्राउंड का यहाँ आया था सीधा, तो इकोनॉमिक्स में आपको पता है ना वो डिमांड कर्व वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ा प्रैक्टिकल पूछता है। तो अब तो तुम्हारा वो, मेरा तो रिटन में था, तो अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये सारी चीज़ें अब ये नहीं आती थी समझ। अच्छा, याद तो करके गया था मैं पेपर में, तो मैंने देखा मेरी फ्रेंड थी बराबर में ना, वो ठक करके उसका सर लगा यहाँ पे, बेहोश हो गई वो। मैंने कहा ये बेहोश हो गई तो ये तो वैसे ही पढ़ी लिखी थी। हमने बोला कि भाई अब तो हम ले जाएंगे पेपर, और वाकई मेरा पास हो गया। मतलब ये बाकियों को देख के कॉन्फिडेंस आता है कि हो गया तो भाई तुम तो कुछ कर ही लोगे। भाई वहाँ पे मैंने अप्लाई किया, हमने कहा चलो यार, वो मतलब मोबाइल के रिलेटेड सवाल आया था कि उसकी डिमांड इलास्टिक होती है या इन इलास्टिक। तो मैं सोचा यार, मतलब तो बताया तो था सबने कुछ ऐसा कि इलास्टिक मतलब ये है कि भाई आप जैसे जैसे मार्केट मूव करेगी आप भी मूव करेंगे, इन इलास्टिक मतलब आपकी डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं आता। तो मैंने कभी मोबाइल पे लिए बताया मैंने कि भाई इलास्टिक डिमांड है ये वो, तो खैर निकल गया पेपर। तो खैर FAR 1 को तो ओवरऑल ईजी, मतलब मेरी असेसमेंट ये है। हाँ, कॉन्सेप्ट अभी यू आर इन द सेफ हैंड्स ब्रो, अभी सही है, सब सही है। 26596 ये गेन आ रहा है आपका, ओके। और डिविडेंड इनकम कितनी बुक की?
12,800। ओके, चलें अभी देख लेते हैं। अच्छा, आपने ये कहा कि भाई सबसे पहले तो आपने, अच्छा ओके, आप लोग करेंगे तो यहाँ एंट्री बना लेते हैं। एक पहली वाली तो बना ली है ना जानी, जनवरी 1, 2024। अच्छा, आपने कहा भाईजान फेयर वैल्यू है 27, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है 1.5%, 27.405। if we multiply it by 2000, 5, तो आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डेबिट की और बैंक क्रेडिट किया। 54,810, ये तो आपकी हो गई इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इनिशियल शेयर्स। अच्छा, उसके बाद आपने 31 मार्च, क्योंकि आपने इवेंट्स का ख्याल रखना है। अच्छा, 31 मार्च को जब आप चले, दो 2024, तो इस वक्त एक शेयर की प्राइस चल रही है जानी, और आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी आ रही है, तो ये आ गया 33 पॉइंट, और ये कितने, और इसका आंसर 40,194। आपने यहाँ पे जानी इन्वेस्टमेंट को किया डेबिट और बैंक को किया क्रेडिट, और ये आ गया 40,194। अच्छा, टेक्निकली आपके पास अभी 2 लॉट्स आ गई हैं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके टोटल शेयर्स कितने हैं, 3200। अच्छा, अब आप लोग मुझे बताएंगे, जिस कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट की थी उसने डिविडेंड अनाउंस किया है, और वो तारीख डिविडेंड क्या है, तो क्या 5 जून से पहले मेरे पास कुल मिला के 3200 शेयर्स हैं, तो डिविडेंड भी 3200 पे मिलेगा, क्योंकि जितने शेयर्स का मैं हकदार हूं उन सब पे मिलेगा मुझे। चलें, तो हमने ये कहा कि भाई मैं 5 जून 2024 पे बैंक करूं डेबिट, तो मतलब वैसे बाय कानून भी 15 दिनों में पे हो जाना चाहिए, लेकिन सर जो अभी तो हुआ है तो फिर तुम्हें एक और एंट्री बनानी पड़ेगी। यूं कर लेते हैं, मतलब आई डोंट माइंड अगर हम डिविडेंड रिसीवेबल कर लें, सही है, मतलब हम तो पे कॉन्सेप्ट पिक कर रहे हैं ना पहले। अच्छा, हमने ये कहा कि भाई हमारे पास ये कितना आता है, अच्छा ये डिविडेंड इनकम कहाँ जाएगी, पीएनएल में, इसका ओसीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेयर वैल्यू मॉडल के लिए, वो अलग चीज़ है। अच्छा, अब हम आ गए 31 दिसंबर 2024। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा हम ये उठा लेते हैं, ये आ गया हमारे पास। हाँ जी, तो अब हमने ऑल टुगेदर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे, पहले थे हमारे पास 2000 और ये आ गई है। अच्छा, हमने अगर अलग अलग प्राइसेस देखें तो 27.405, 495। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू देखी जाए 38, दोनों की कांस्टेंट है। अच्छा, और पहले वाले का गेन पर शेयर 10 पॉइंट, और ये अच्छा, और इसको अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और इसको इससे 21190 और टोटल 26596।
अच्छा, तो आपने कहा कि भाई 31 दिसंबर पे आपने एंट्री बना दी इन्वेस्टमेंट डेबिट और OCI ये आ गया 26596। क्लियर है? अच्छा, ये तो सिंपल हो गया हमारा ऑल टुगेदर फेयर वैल्यू थ्रू OCI का हिसाब किताब, वो गेन बुक कर लिया। अब हम इसी सवाल को किससे सॉल्व करते हैं? फेयर वैल्यू थ्रू PNL। सही हो गया जी। इसी सवाल को किससे करना है? फेयर वैल्यू थ्रू PNL से। अच्छा, पर अब जो आप मुझे बात कहेंगे वो कहेंगे कि सर अब आपकी इंटेंशन ये है कि आप ये शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे। अच्छा, खरीदो बेचो नहीं वो अलग बात है, नीयत पे डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अभी भी हम उसी जगह हैं, हम इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीख रहे हैं और इन्वेस्टर ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी। पर शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी में इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे कहा जाता है आपके पास कितने मॉडल हैं? फेयर वैल्यू थ्रू, फेयर वैल्यू थ्रू, कौन सा कवर हो गया? किस पे आ रहे हैं? अभी आसान हो जाएगा, अभी देखते हैं, 1 मिनट लगेगा इसमें। इधर मैंने कहा सर चाहे मैं इस मॉडल पे हूं चाहे मैं उस मॉडल पे हूं, मार्केट वैल्यू तो सेम होगी। एग्रीड है? तो आप जरा इधर देखते हैं। हमने कहा यहां पे आप जरा बताएं कि फेयर वैल्यू जनवरी 1 2024 पे कितनी थी? हमने कहा सर 27 पर शेयर, ये आ गया। अच्छा, फिर आपने कहा, तो आपने कहा 27 इंटू 1.5%, तो वो हमने निकाली हुई थी 0.405। अच्छा, मैंने अभी 27.405 वैसे ही अमाउंट निकाल ली क्योंकि मेरी जेब से तो इतने ही जाएंगे। अच्छा, अब आगे देखिएगा, मैंने कहा मैंने बैंक को क्रेडिट किया, जरा देखिएगा यहाँ पे 27 पॉइंट इंटू 2000 कितना आता है? 54, देखो एग्जैक्टली द सेम 54810। अब जरा यहां पे रुक के देखना, मैं एक चीज यहां पे तब्दील करूंगा। अच्छा, अब वो तो लिखते हैं हम, पर एक चीज समझनी है, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में जो फर्क है वो ये है क्योंकि वो कह रहा है कि आपकी हर चीज अब PNL में जाएगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कहां लेके जाओ? अच्छा, सोच के बताना, पहले गेन लॉस कहां जा रहे थे? तो हमने कहा कि भाई जब गेन लॉस OCI में जा रहे थे तो ऑल टुगेदर आपने ट्रांजैक्शन कॉस्ट PNL में लेके जाने की कोई नीड, मैंने क्या किया, कैपिटलाइज कर दी थी। अल्टीमेटली OCI में खुद ब खुद नेट हो गई क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई ना, और फेयर वैल्यू से कंपेयर करूंगा तो गेन क्या आएगा? कम आएगा, वो तो अपनी जगह हो गया। पर जब मैं फेयर वैल्यू थ्रू PNL की बात कर रहा हूं, वो कह रहा है भाई आपका मकसद यही है खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो आपकी हर चीज कहां दिखनी चाहिए? PNL में। किस किस को कैपिटलाइज करोगे, क्या क्या करोगे? आप सीधा सीधा उसको कहां फेंक दो? PNL में, क्योंकि आपका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है, खरीदना बेचना, खरीदना बेचना, तो आप उसको पीरियड कॉस्ट के तौर पर दिखाओ। अच्छा, अब हमने कहा कि यार अब हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो आप कह रहे हैं 0.405 इंटू 2000, 810। अच्छा, 810 के बाद आपने कहा कि भाई अब मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट डेबिट 54,000। अच्छा, तो अब यहां पे जैसे वहां पे लिखा था यहां पे लिखेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन इज एट फेयर वैल्यू ओनली, और इसी के अंदर, इसी मॉडल के अंदर आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? एक्सपेंस आउट, क्योंकि आपका मॉडल ही ऐसा, आप कह रहे हो क्यों मैं कैरी करूं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना ही नहीं है, तो मैं क्यों कैपिटलाइज करूं, मैं सीधा सीधा उसको कहां फेंकूंगा? PNL में। पहले बताओ, पहला फर्क समझ आता है? बाकी कोई चीज नहीं है, पैसे भी उतने ही जाएंगे, सिर्फ डिपेंडेंसी ये है कि क्या इस ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज करूं या एक्सपेंस आउट। बिल्कुल,
डिपेंड करता है कि बिजनेस मॉडल आपका क्या, खरीदना बेचना है तो पीएनएल, लॉन्ग टर्म है तो कैपिटलाइज। सही है, ओके। अब हमने कहा जल्दी से मुझे बताओ अगला इवेंट कब है? 31 मार्च। उसमें भी यही होगा। अच्छा 31 मार्च की जल्दी से मुझे फेयर वैल्यू बताते हो? 33 की आ गई है। अच्छा फिर आपने कहा कि सर हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट 1.5% ऑफ 33, 0.495 आपने कहा, ये आ गया 33 पॉइंट। अच्छा ये तो आप वैसे ही निकालेंगे ना, पैसे तो पूरे ही जाएंगे। फिर डेबिट पे देख लो, क्या कैपिटलाइज करूं या एक्सपेंस आउट, कैपिटलाइज करूं या एक्सपेंस आउट। अच्छा अब आपने कहा कि भाई हम अपने पास से बैंक में से पहले पैसे शार्ट करें, यहाँ पे 495 इंटू 1200 कितने आ रहे थे? 40194। अच्छा फिर हमने यहाँ पे इसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस अलग पेन से इसलिए क्योंकि कितना आ रही है 594। अच्छा वो ऐसे निकाला 0.495 इंटू 1200, 39। अच्छा ये मॉडल आपको ये कहने में मजबूर कर रहा है कि आप इसको इनिशियली भी किस पे रखोगे? फेयर वैल्यू पे, और उसमें इनिशियली फेयर वैल्यू प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, दोनों में एक बेसिक फर्क ये है। अच्छा अब आगे सुनिएगा, हमने कहा सर डिविडेंड चाहे उस मॉडल में आए चाहे इस मॉडल में आए, डिविडेंड इनकम होती है। तो हमने कहा कि सर अगर मैं सीधा सीधा हिसाब किताब रखूं, इसको कॉपी करके वहाँ ले जाएं, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यही है भाई, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। जून 5। अच्छा अब क्या आपकी ऑल टुगेदर रिपोर्टिंग डेट आ चुकी है? अच्छा रिपोर्टिंग डेट के लिए आप वापस से सर ये कहेंगे 31 दिसंबर 2024। आपने कहा यहाँ पे आपने ये लॉट 1 और 2, आपने कहा नंबर ऑफ शेयर्स, अच्छा आपने कहा कॉस्ट पर शेयर, फेयर वैल्यू, गेन पर शेयर, और फिर टोटल गेन। अच्छा शेयर्स हमें पता है 1200। अच्छा कॉस्ट पे क्या लिखूं? 27 और 33, वेरी गुड, 27 और। अच्छा पहले क्यों ज़्यादा था? वो कैपिटलाइज हुआ था। अब क्या है? यस हमने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया, तो हमारी तो इतने पे पड़ी हुई है ना इन्वेस्टमेंट, तो जितने पे है उतने से आगे लेके जाएंगे। ओके हमने कहा फेयर वैल्यू अगर देखी जाए जानी, तो आप कह रहे हैं 38 आ रही है। गेन पर शेयर कितना आ रहा है? 11 और 5। अच्छा ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमने इससे मल्टीप्लाई किया 22,000 और ये कितना आ गया? अच्छा एक मजे की बात सिखानी है, क्योंकि अगर ये गेम आपने पिक कर ली ना, गेम अलग हो जाएगी। प्लीज सुनना, इधर मैंने पहले तो यहां पे आपके लिए एंट्री बना दी इन्वेस्टमेंट डेबिट, फेयर वैल्यू गेन इन पीएनएल क्रेडिट, कितने से जानी? 28,000 रुपये से। अच्छा कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ जल्दी से, ये गेन है और ये 2 एक्सपेंसेस बुक किए हैं मैंने रेड से। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस वाले 28,000 में से ये 594 का एक्सपेंस माइनस करें और 810 का एक्सपेंस माइनस करें, 2659। प्लीज कैन यू चेक के ओसीआई में आपका नेट गेन कितना था? 26596। वो सब का सब ओसीआई में पड़ा हुआ था। देखो दोनों में फर्क क्या है, यहाँ पे सारी चीजें पीएनएल में जा रही हैं, वह सारी चीजें, तभी उसने कहा था ओसीआई में आने वाली जो भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करोगे, ताकि एक एसेट महंगा हो जाएगा और फेयर वैल्यू गेन में वो खुद नेट हो जाएगा। पहले बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग क्या ये बात समझ आती है? देखो लॉजिकल बात है। वो कह रहा है कि यार देखो दोनों में अकाउंटिंग में नतीजा वही है,
खाली जगह क्या है, अलग है। एक में OCI में पड़ा हुआ है, एक में PL में पड़ा हुआ है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस मॉडल। आप क्या चाहते हैं? आप अगर ये कहते हैं मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में गन खुराबाद चाहिए, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। आपका मॉडल क्या है? ट्रेडिंग है, खरीदेंगे बेचेंगे, खरीदेंगे बेचेंगे, सबका सब कहां दिखना चाहिए? PNL में। भाई आपका मॉडल यही है कि मुझे PNL में कुछ भी नहीं चाहिए, तो कहां फेंकोगे? OCI में। पर शर्त यह है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होगी? कैपिटलाइज होगी। तो आपको मैंने प्रूफ भी करके दिखाया कि इस केस में देखो आपका गेन ही कितना आया था, 26, और इसकी लॉजिक है आपकी इन्वेस्टमेंट महंगी पड़ी हुई थी, तो जब गेन बुक किया तो गेन क्या आया? तो वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट OCI में ऑटोमेटिकली नेट हो गई है। यहां पे हमने इनिशियली उसको कहां फेंक दिया? PNL में। तो गेन, तो पूरा गेन रिकॉर्ड हुआ, उस पूरे गेन में से वो जो अलग से लॉस बुक किया उसको क्या किया मैंने? माइनस किया, तो मैं यहीं आ गया 26596। ये सिर्फ तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए, चाहे इस मॉडल पे जाओ चाहे उस मॉडल पे जाओ, आपके अकाउंट्स में नतीजा वही है, सिर्फ जगह अलग है, बेस्ड अपॉन योर इंटेंशन, ताकि कोई अकाउंटिंग मैनिपुलेशन ना हो सके। इफ योर बिजनेस मॉडल इज यू नीड टू कीप देम फॉर द लॉन्ग टर्म, योर मॉडल इज फेयर वैल्यू थ्रू OCI। इफ यू वांट टू कीप योर इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, फेयर वैल्यू थ्रू PNL। और एक फर्क याद रखना, फेयर वैल्यू थ्रू PNL में ट्रांजैक्शन कॉस्ट डे 1 पे क्या हो जाती है? एक्सपेंस आउट हो जाती है। पहले बताओ यहां तक कहानी समझ आती है? क्लैरिटी ऑनलाइन मतलब प्लीज बता दो, बात समझ आती है जल्दी से? क्लियर है? छुट्टी नहीं यार, और नहीं करने के सवाल, बस चलो इतना रखते हैं इसको। पर ये होमवर्क दे रहा हूं साथ, अभी इसको पूरी PDF साथ दे रहा हूं, सही है? ड्राइव पे भी करते हैं। अच्छा मैं ये कर लेता हूँ यार, प्लीज एक बच्चे की जिम्मेदारी भी लगा दूंगा मैं, पोर्टल पे ना नीचे वो लगाता रहे हर लेक्चर के बाद। यानी अब वो नहीं करेंगे कि भाई अब मैं बोलूंगा लेक्चर है, उसके नीचे PDF आ रहा होगा, पोर्टल पे जाके क्लिक करोगे, वहीं से बंदा ढूंढने में जिंदगी आधी निकल जाती है, सही है ना? क्योंकि मैं बार बार वो उसको अपडेट करता रहूंगा, मैं एक ही साथ भेजता हूँ PDF। तो हम करेंगे ये क्लास 2 हो गई, तो क्लास 2 तक का PDF लेक्चर के नीचे आ रहा होगा। तो ड्राइव पे अलग लेके चलते हैं, पोर्टल पे, ताकि आप अलाइंड हो जाएं, सही है? पोर्टल से डाउनलोड नहीं होता, हो तो जाता है, सिर्फ देख सकते हैं। अच्छा यार ये भी है, चलो फिर ड्राइव पे अलग करेंगे, वहाँ पे भी कर लेंगे, सही है? ये कंफर्म है बिल्कुल। चलो मैं यार प्लीज ये करके भेजना, तो ये अलग है और अलग क्विज आएगा वो अलग है, यानी ये तो है ही है, जो क्लास के टाइम में डंडी मारी तुम लोगों ने वो अलग है, सही है? चलो वो अलग आएगा। अच्छा इसको कितने मॉडल से करना है ये भी देख लो, दोनों से करना है, सही है? ओके चलो अल्लाह हाफिज़। यस नोट्स बनाएंगे, चलें, ओके अल्लाह हाफिज़।